नमस्कार। आज हम बिहार के भूगोल की एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो शायद कई लोगों के लिए थोड़ी अनजानी हो। जब भी हम बिहार का नाम सुनते हैं तो आंखों के सामने क्या आता है? गंगा के किनारे फैले हुए विशाल सपाट मैदान। लेकिन हमारे जो स्रोत हैं जिनमें बीपीएससी की तैयारी की सामग्री और कुछ भौगोलिक विश्लेषण शामिल हैं, वो एक अलग ही कहानी बताते हैं। वो बताते हैं कि बिहार सिर्फ मैदान नहीं है, मतलब उससे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों को दोहराना नहीं है, बल्कि हम उन तथ्यों के पीछे छिपे क्यों और तो क्या को समझने की कोशिश करेंगे। हम अपनी पड़ताल नेपाल की सीमा से शुरू करेंगे, फिर गंगा के विशाल मैदान को पार करेंगे और अंत में झारखंड की सीमा पर बिहार की सबसे पुरानी चट्टानों को छुएंगे। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी भी जगह की जमीनी बनावट ही एक तरह से वहां के लोगों की किस्मत लिखती है। किस्मत? जी। किस तरह से? मतलब कि वो क्या उगाएंगे, कैसे रहेंगे और किन चुनौतियों का सामना करेंगे। अच्छा, तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं बिहार के सबसे उत्तरी छोर से। ज्यादातर लोग ये जानकर शायद हैरान हो जाते हैं कि बिहार में हिमालय का एक छोटा सा टुकड़ा भी है। हाँ, ये सच है। ये राज्य का इकलौता पहाड़ी इलाका है। भले ही ये बिहार के कुल क्षेत्रफल का सिर्फ 1% हो, लेकिन इसकी अपनी एक अलग कहानी है। और ये कहानी भूवैज्ञानिक तौर पर बहुत नई है। नहीं। हाँ, इसे ऐसे समझिए, जब धरती पर डायनासोर का राज खत्म हो चुका था और बड़े बड़े स्तनपायी जानवर घूम रहे थे, उस दौर में जब हिमालय ऊपर उठ रहा था, तब ये चट्टानें बनी थीं। इसलिए हम इन्हें भूवैज्ञानिक तौर पर बच्चा या नवीन कहते हैं, खासकर दक्षिण के पठार की अरबों साल पुरानी चट्टानों की तुलना में। अच्छा, और ये इलाका है कहाँ पर? ये इलाका आपको मिलेगा पश्चिमी चंपारण जिले में, और इसे हम शिवालिक श्रेणी का हिस्सा मानते हैं। वाह, तो बिहार का अपना रूफ ऑफ द स्टेट भी है, भले ही वो बहुत ऊंचा ना हो। अब मैंने पढ़ा है कि इस छोटे से पहाड़ी इलाके को भी समझने के लिए 3 हिस्सों में बांटा गया है। हाँ, बिल्कुल। वहाँ की जमीन कहाँ ऊंची है और कहाँ नीची, इस हिसाब से इसे 3 भागों में देखा जाता है। हम्म। सबसे उत्तर में जो नेपाल से सटी हुई है, वो है सोमेश्वर श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी। जी। इसकी लंबाई करीब 75 किलोमीटर है और इसी पर 874 मीटर की ऊंचाई पर सोमेश्वर किला है। तो यही बिहार की सबसे ऊंची जगह हुई। बिल्कुल, यही बिहार का सबसे ऊंचा स्थान है। और सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में पहाड़ियों की एक और श्रृंखला है जो शायद उतनी ऊंची नहीं है। सही, उसे रामनगर दून कहते हैं। ये छोटी छोटी पहाड़ियों का एक क्रम है जो ज्यादा से ज्यादा 240 मीटर तक ऊंची हैं। अब जो बात इसे दिलचस्प बनाती है, वो इन दोनों के बीच का इलाका है। तो एक तरफ हमारे पास सोमेश्वर श्रेणी है और दूसरी तरफ रामनगर दून। इन दोनों पहाड़ियों के बीच का इलाका कैसा है? क्या वो भी पहाड़ी है या कुछ और? यही तो खास बात है। इन दोनों पहाड़ी श्रृंखलाओं के बीच एक घाटी है, जिसे हरा घाटी या दून घाटी कहते हैं। हरहा घाटी। हाँ, हरहा नदी इसी घाटी से होकर बहती है, इसीलिए इसे हरहा नदी की घाटी भी कहते हैं। ये घाटियां और दर्रे, जैसे सोमेश्वर दर्रा या भिखनाठोरी दर्रा, ये सिर्फ भौगोलिक संरचनाएं नहीं हैं। तो फिर क्या है? ये सदियों से भारत और नेपाल के बीच व्यापार और संस्कृति के रास्ते रहे हैं। तो उत्तर की इन नई नवेली पहाड़ियों से उतरकर अब हम उस विशाल मैदान में कदम रखते हैं जिसे गंगा और उसकी सहायक नदियों ने लाखों सालों की मेहनत से बनाया है। हाँ, और ये इतना विशाल है कि बिहार का लगभग 96% हिस्सा यही मैदान है। 96%? ये तो बहुत ज्यादा है। मतलब करीब 90,650 वर्ग किलोमीटर का इलाका। जी, ये बिहार का दिल है एक तरह से। और इस दिल को गंगा नदी एक धमनी की तरह ठीक बीच से 2 हिस्सों में बांटती है। बिल्कुल, इससे बनते हैं उत्तरी बिहार का मैदान और दक्षिणी बिहार का मैदान। और ये सिर्फ एक भौगोलिक बंटवारा नहीं है, मतलब? ये 2 अलग-अलग दुनियाएं हैं। इनकी मिट्टी, ढलान, नदियां और यहाँ तक कि कृषि की किस्मत भी अलग-अलग है। चलिए, तो पहले गंगा के उत्तर चलते हैं, जिसे हम मिथिला क्षेत्र के रूप में भी जानते हैं। हाँ, ये इलाका अपनी उपजाऊ जमीन के लिए जितना मशहूर है, उतना ही हर साल आने वाली विनाशकारी बाढ़ के लिए बदनाम भी है। और इन दोनों बातों का कारण एक ही है। वो क्या? हिमालय से उतरती हुई नदियां, घाघरा, गंडक, बागमती और खासकर कोसी। जब ये नदियां पहाड़ों से उतरती हैं, तो अपने साथ भारी मात्रा में बारीक और नई मिट्टी लाती हैं, जिसे खादर कहते हैं। खादर? जी, ये मिट्टी इतनी उपजाऊ होती है कि इसे प्रकृति का वरदान कहा जा सकता है। लेकिन यही नदियां तो बाढ़ भी लाती हैं।
बिल्कुल, यही नदियां अपने साथ अथाह पानी भी लाती हैं, जो इस इलाके के लिए अभिशाप बन जाता है। अच्छा, तो क्या इसका मतलब ये है कि उत्तर बिहार में किसानों को कम उर्वरक का इस्तेमाल करना पड़ता है? क्या ये उनकी खेती की लागत को सीधे तौर पर प्रभावित करता है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। जी हाँ, इसका सीधा असर पड़ता है। खादर मिट्टी में पोषक तत्व प्राकृतिक रूप से मौजूद होते हैं, इसलिए यहाँ के किसानों को खाद पर अपेक्षाकृत कम खर्च करना पड़ता है। तो ये जमीन धान और जूट की खेती के लिए बहुत अच्छी होगी। स्वर्ग है। हम्म। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। यहाँ की ढलान उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, जिससे पानी तेजी से फैलता है, और कोसी जैसी नदियां तो अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। इससे यहाँ चौर यानी गोखर झीलें बन जाती हैं। चौर, ये क्या होता है? ये वो निचले इलाके हैं जहाँ सालों भर पानी जमा रहता है। तो एक तरफ वरदान और दूसरी तरफ अभिशाप। अब अगर हम गंगा पार करके दक्षिण की ओर चलें, मतलब मगध के मैदान में, तो वहां की तस्वीर इससे कैसे अलग है? जैसे ही आप गंगा पार करते हैं, भूगोल पूरी तरह बदल जाता है। कैसे? पहली बात, यहाँ की नदियां जैसे सोन, पुनपुन, फल्गु, ये हिमालय से नहीं आती। अच्छा, तो कहाँ से आती हैं? ये दक्षिण के छोटा नागपुर पठार से आती हैं। इनमें पानी और गाद दोनों ही उत्तरी नदियों के तुलना में बहुत कम होता है। तो यहाँ की मिट्टी अलग होगी? बिल्कुल। इसलिए इन्होंने यहाँ जो मिट्टी बिछाई है, वो बांगर यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। बांगर। तो यहाँ की खेती भी अलग होगी? मतलब अगर मिट्टी पुरानी और कम उपजाऊ है, तो किसानों के लिए चुनौतियां भी अलग होंगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मिट्टी का ये फर्क सिर्फ किताबों के लिए नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि दक्षिण बिहार के किसान को उत्तर बिहार के किसान की तुलना में सिंचाई और उर्वरकों पर ज्यादा खर्च करना पड़ता है। बांगर मिट्टी पानी को कम सोखती है, इसलिए यहाँ मक्का, अरहर और चने जैसी कम पानी वाली फसलें ज्यादा होती हैं। जबकि उत्तर की खादर मिट्टी धान और जूट के लिए आदर्श है। ये तो एक ही राज्य में दो अलग-अलग कृषि अर्थव्यवस्थाएं बनाता है। बिल्कुल। मैंने दक्षिण बिहार के मैदान में ताल क्षेत्रों के बारे में भी काफी कुछ पढ़ा है। ये एक बहुत ही अनोखी भौगोलिक संरचना लगती है। ये असल में है क्या? कल्पना कीजिए, गंगा के ठीक दक्षिण में एक विशाल कटोरी जैसी जमीन है, जो मीलों तक फैली है। अच्छा। मानसून में जब गंगा और दूसरी नदियां उफान पर होती हैं, तो ये पूरी कटोरी पानी से लबालब भर जाती है और एक अस्थायी झील बन जाती है। ओह। मोकामा टाल इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। फिर जब पानी उतरता है, तो ये अपने पीछे जो उपजाऊ मिट्टी छोड़ जाता है, वो खेती के लिए बहुत अच्छी होगी। वो दालों, खासकर मसूर और चने की खेती के लिए किसी वरदान से कम नहीं। मैंने तो सुना है कि मोकामा टाल की दाल का स्वाद ही अलग होता है। शायद इसकी वजह यही खास भौगोलिक स्थिति है। हो सकता है। ये जानना कितना दिलचस्प है। एक और बात, क्या ये दक्षिणी मैदान पूरी तरह समतल है या यहाँ भी कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलता है? नहीं, ये पूरी तरह समतल नहीं है। जब आप गया, राजगीर या खड़गपुर के पास जाते हैं, तो अचानक मैदान के बीच से कुछ पहाड़ियां सिर उठाए खड़ी दिखती हैं। अच्छा। ये असल में दक्षिण के पठार का ही विस्तार है, जो मैदान में दूर तक घुसाई हैं। तो एक तरह से समतल मैदान के समुद्र में प्राचीन चट्टानों के द्वीप जैसी हैं ये। बहुत अच्छी उपमा है, बिल्कुल वैसे ही है। तो हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव यही प्राचीन चट्टानों का इलाका है। मैदानों को पार करके हम बिहार के दक्षिणी किनारे पर पहुंच गए हैं, जो झारखंड से सटा हुआ है। जी। ये बिहार का सबसे पुराना हिस्सा है। हाँ, और सबसे मजबूत भी। यहाँ बिहार की सबसे पुरानी यानी दादा परदादा चट्टानें मिलती हैं। हाँ हाँ, दादा परदादा चट्टानें। जी। इन्हें हम दो मुख्य भागों में बांटते हैं। पहला है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ये हाँ। तब बनी थी जब पृथ्वी पर जीवन बस शुरू ही हो रहा था। इतनी पुरानी? हाँ, ये ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट जैसी मजबूत चट्टानें हैं, जो गया, नवादा, जमुई, मुंगेर और बांका जिलों में मिलती हैं। हाँ। खड़गपुर की पहाड़ियां इसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। और दूसरा हिस्सा, क्या वो भी इतना ही पुराना है? दूसरे से है विंध्य क्रम की चट्टानें। ये धारवाड़ के बाद बनी, लेकिन फिर भी करोड़ों साल पुरानी है। ये मुख्य रूप से कैमूर और रोहतास जिलों में पाई जाती हैं। और इन चट्टानों की क्या खासियत है? इन चट्टानों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनमें चूना पत्थर और बलुआ पत्थर भरपूर मात्रा में मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिहार के ज्यादातर खनिज संसाधन इसी दक्षिणी पठारी हिस्से में छिपे हुए हैं। और चूना पत्थर का मतलब है सीमेंट उद्योग। आपने बिल्कुल सही जोड़ा। यही कारण है कि रोहतास के डालमिया नगर जैसे इलाके सीमेंट उद्योग के केंद्र बने। क्वार्ट्जाइट, अभ्रक और बॉक्साइट जैसे महत्वपूर्ण खनिज भी इसी पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं।
तो इनका औद्योगिक स्तर पर उतना दोहन क्यों नहीं हो पाया है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है कि इनका उतना दोहन नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। गया की प्रसिद्ध प्रेतशिला और रामशिला पहाड़ियां भी इसी प्राचीन पठारी क्षेत्र का हिस्सा हैं। तो इस पूरी यात्रा का सार क्या निकलता है? हमने उत्तर में बच्चा, पहाड़ों से शुरुआत की, फिर 2 अलग-अलग तरह के विशाल मैदानों को पार किया और अंत में दादा परदादा चट्टानों पर आकर अपनी यात्रा पूरी की। ये तो एक ही राज्य के भीतर 3 अलग-अलग देश घूमने जैसा है। बिल्कुल। इसका सार ये है कि बिहार एक भौगोलिक इकाई होते हुए भी अंदर से कितना विविध है। हर क्षेत्र का अपना चरित्र है, अपनी ताकत है और अपनी चुनौतियां हैं। जैसे उत्तर की तराई का इलाका। हाँ, वो पारिस्थितिकी और नेपाल से संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है। बीच का विशाल उपजाऊ मैदान बिहार की कृषि, अर्थव्यवस्था और घनी आबादी की रीढ़ है। और दक्षिण का खनिज समृद्ध पठार औद्योगिक विकास की वो संभावनाएं रखता है जो अभी तक पूरी तरह साकार नहीं हुई हैं। तो यह भौगोलिक विभाजन सिर्फ किताबों या परीक्षाओं के लिए नहीं है, बल्कि बिहार की नीतियों और भविष्य की योजनाओं के लिए एक रोड मैप की तरह है। निश्चित रूप से, अगर हमें बिहार के हर इलाके का सही और टिकाऊ विकास करना है, तो इस जमीनी हकीकत को समझना ही होगा। आप उत्तर बिहार के लिए वही नीति नहीं बना सकते जो दक्षिण के पठारी इलाके के लिए कारगर हो। सही बात है। उत्तर में बाढ़ प्रबंधन और जल निकासी पहली प्राथमिकता है, तो दक्षिण में खनन और उद्योग को बढ़ावा देना। बीच के मैदान में कृषि उत्पादकता कैसे बढ़े, ये सबसे बड़ा सवाल है। हर फैसले की जड़ इसी भूगोल में है। इन सब बातों से एक सवाल मेरे मन में कौंध रहा है। जी पूछिए। हमने देखा कि बिहार के मैदानों का निर्माण आज भी नदियों द्वारा जारी है। वो हर साल नई मिट्टी ला रही हैं। लेकिन अब जलवायु परिवर्तन का असर नदियों के बहाव और बारिश के पैटर्न पर भी पड़ रहा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हम बिहार के भूगोल को बदलते हुए देख रहे हैं? जिन नदियों ने इन मैदानों को बनाया, क्या वही नदियां जलवायु परिवर्तन के कारण इसे एक नए तरीके से गढ़ रही हैं? और आने वाले 100 सालों में इस बदलाव का बिहार के इन 3 अलग-अलग प्राकृतिक प्रदेशों के भविष्य, खासकर यहाँ की कृषि और मानव बस्तियों पर क्या असर? बिहार के बारे में एक बात मुझे हमेशा हैरान करती है। आप एक ही दिन का अखबार देखिए, हो सकता है एक कोने में सुर्खी हो उत्तर बिहार में बाढ़ से लाखों प्रभावित, और ठीक नीचे दूसरे कोने में खबर हो दक्षिण बिहार में सूखे से फसलें तबाह। एक ही राज्य, एक ही समय और दो बिल्कुल अलग दुनिया हुए। और आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। आज हम बिहार की जलवायु की गहराई में उतर रहे हैं। ये कैसे यहाँ के मौसम को, यहाँ की खेती और यहाँ रहने वालों की ज़िंदगी को शक्ल देती है। और इस पर बात करने के लिए हमने कई सारे सोर्स खंगाले हैं, कुछ रिसर्च पेपर हैं, कुछ एक्सपर्ट्स के वीडियोस भी हैं, ताकि एक मुकम्मल तस्वीर सामने आए। तो फिर शुरू कहाँ से करें? मुझे लगता है सबसे पहले तो यही समझना होगा कि जब हम जलवायु या क्लाइमेट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब रोज के मौसम से कितना अलग है। लोग अक्सर इन दोनों को एक ही मान लेते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। मौसम समझिए किसी का मूड है, आज अच्छा है, कल खराब हो सकता है। आज धूप खिली है, कल बारिश हो सकती है। ये बहुत छोटी अवधि की बात है, घंटों या दिनों की। लेकिन जलवायु वो किसी के व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी की तरह है। वो लंबे समय तक लगभग एक जैसी रहती है। मतलब 30-40 साल या उससे भी ज़्यादा समय तक किसी जगह का औसत मौसम कैसा रहा है, कितनी गर्मी पड़ती है, कितनी बारिश होती है, बस यही वहाँ की जलवायु है। इसीलिए कहते हैं कि मौसम बदलता है, जलवायु नहीं। वाह, ये मूड और पर्सनालिटी वाला उदाहरण तो कमाल का है। इससे बात बिल्कुल साफ हो जाती है। तो फिर इस पैमाने पर बिहार का व्यक्तित्व यानी यहाँ की जलवायु कैसी है? अगर इसे वैज्ञानिक भाषा में कहना हो तो क्या कहेंगे? वैज्ञानिक भाषा में बिहार की जलवायु को आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी कहा जाता है। एक मशहूर सिस्टम है कोपेन जलवायु वर्गीकरण, जो पूरी दुनिया की जलवायु को कोड देता है। उसके हिसाब से बिहार CWS या CWG कैटेगरी में आता है। CWA, ये तो सुनने में बहुत टेक्निकल लग रहा है। इसका आम भाषा में क्या मतलब हुआ? उपोष्णकटिबंधीय या सबट्रॉपिकल से क्या मतलब है? चलिए इन शब्दों को तोड़कर समझते हैं।
उपोष्णकटिबंधीय का मतलब है कि बिहार पूरी तरह से कर्क रेखा के उत्तर में है। मतलब अगर आप ग्लोब पर देखें तो बिहार उस पट्टी में पड़ता है जहां अच्छी खासी गर्मी तो होती है, लेकिन ये ट्रॉपिकल इलाकों जितनी चिलचिलाती नहीं होती। इसका अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट से 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है, जो इसे ठीक इसी जोन में रखता है। अच्छा, और आर्द्र और मानसूनी का मतलब तो शायद मानसून की बारिश और हवा में नमी से है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मानसूनी इसलिए क्योंकि बिहार की लगभग 90-91% बारिश सिर्फ 4 महीनों में दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी खेती सब इसी पे टिकी है। और आर्द्र या ह्यूमिड इसलिए क्योंकि बंगाल की खाड़ी यहाँ से बहुत दूर नहीं है, करीब 200 किलोमीटर, तो वहाँ से लगातार नमी वाली हवाएं आती रहती हैं। भले ही बिहार एक लैंडलॉक्ड राज्य है, फिर भी समुद्र का असर यहाँ की हवा में महसूस होता है। तो ये वो बड़ी ताकतें कौन सी हैं जो पर्दे के पीछे से बिहार की जलवायु के इस पूरे नाटक को कंट्रोल करती हैं? आपने बंगाल की खाड़ी का जिक्र किया, और क्या है? देखिए, मुख्य रूप से 4 बड़े खिलाड़ी हैं। सबसे पहला और सबसे ताकतवर है हमारे उत्तर में खड़ा हिमालय। ये किसी बॉडीगार्ड की तरह काम करता है, बल्कि कह सकते हैं कि डबल ड्यूटी करता है। डबल ड्यूटी वो कैसे? पहली ड्यूटी तो ये कि जब सर्दियों में साइबेरिया और मध्य एशिया से बर्फीली हवाएं भारत की तरफ आती हैं, तो हिमालय उन्हें एक दीवार की तरह रोक लेता है। अगर हिमालय न होता तो बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ती, शायद बर्फ ही गिरती। और इसकी दूसरी ड्यूटी होती है मानसून के समय। जब बंगाल की खाड़ी से नमी से लदी हवाएं आती हैं, तो हिमालय उन्हें भी रोक लेता है, उन्हें उत्तर की ओर जाने नहीं देता। ये हवाएं पहाड़ से टकराकर ऊपर उठने को मजबूर हो जाती हैं और ठंडी होकर अपनी सारी नमी बारिश के रूप में वहीं बरसा देती हैं। बिल्कुल, इसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। इसी वजह से तराई वाले इलाकों में इतनी ज्यादा बारिश होती है। कमाल है। मतलब हिमालय एक ही समय में हमें ठंड से भी बचा रहा है और बारिश भी दे रहा है। ये तो सच में एक वफादार बॉडीगार्ड हुआ। और दूसरा खिलाड़ी? दूसरा खिलाड़ी बंगाल की खाड़ी से दूरी है, जिसकी हमने बात की। ये नमी का सबसे बड़ा सोर्स है। इसी वजह से यहाँ की जलवायु को संशोधित महाद्वीपीय या मॉडिफाइड कॉन्टिनेंटल कहते हैं। महाद्वीपीय जलवायु का मतलब होता है गर्मियों में बहुत गर्मी और सर्दियों में बहुत ठंड, जैसे दिल्ली में होता है। लेकिन बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी इस कठोरता को थोड़ा मॉडिफाई कर देती है, मतलब थोड़ी राहत देती है। ठीक है, तो हिमालय हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गई, तीसरा तो यकीनन मानसूनी होगा। जी हाँ, तीसरा और सबसे अहम किरदार है दक्षिण पश्चिम मानसून। ये जून से सितंबर तक सक्रिय रहता है और बिहार की जीवन रेखा है। और चौथा एक दिलचस्प किरदार है जिसके बारे में कम लोग जानते हैं, पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। पश्चिमी विक्षोभ, ये क्या चीज है? ये तो नाम से ही किसी विलन जैसा लग रहा है। नहीं, ये विलन नहीं बल्कि हीरो है, खासकर किसानों के लिए। ये दरअसल भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी से उठने वाले चक्रवात होते हैं जो सर्दियों में ईरान, पाकिस्तान होते हुए उत्तर भारत तक पहुंचते हैं। इनसे बहुत भारी बारिश नहीं होती, हल्की फुहारें पड़ती हैं, लेकिन ये हल्की बारिश उस समय रबी की फसलों, खासकर गेहूं के लिए अमृत की तरह होती है। किसान इन्हें सुनहरी बूंदे या गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं। अच्छा, तो ये 4 फैक्टर मिलकर बिहार के साल भर के मौसम का मिजाज तय करते हैं। तो चलिए अब इस मिजाज को और करीब से देखते हैं। बिहार में एक पूरा साल गुजारना कैसा होता है? गर्मी से शुरू करते हैं। बिहार में मुख्य रूप से 3 ऋतुएं होती हैं। पहली ग्रीष्म ऋतु, जो मार्च से शुरू होकर मध्य जून तक चलती है। जैसे जैसे सूरज उत्तरायण होता है, यानी कर्क रेखा की तरफ बढ़ता है, जमीन तेजी से गर्म होने लगती है। मई का महीना सबसे गर्म होता है, जब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पार कर जाना आम बात है। और मैंने सुना है कि गया जिला सबसे गर्म रहता है, बल्कि सबसे ठंडा भी वही रहता है। ऐसा क्यों है? हाँ, गया की भौगोलिक स्थिति उसे एक्सट्रीम बनाती है। ये दक्षिणी बिहार के पठारी इलाके में है, जहाँ चट्टानी जमीन है, और चट्टानें जल्दी गर्म होती हैं और जल्दी ठंडी भी। साथ ही ये समुद्र के प्रभाव से भी काफी दूर है, इसलिए यहाँ महाद्वीपीय प्रभाव ज्यादा होता है। इसीलिए गर्मियों में ये बिहार का सबसे गर्म और सर्दियों में सबसे ठंडा स्थान बन जाता है। और गर्मियों का मतलब लू भी तो है, वो क्या होती हैं? बिल्कुल, इसी मौसम में पश्चिम से पूरब की ओर बेहद गर्म और सूखी हवाएं चलती हैं, जिन्हें लू कहते हैं। ये सेहत के लिए काफी खतरनाक हो सकती हैं। लेकिन गर्मी का असली ड्रामा तो प्री मानसून के समय होता है, जब बंगाल की खाड़ी से नमी आती है और गर्म हवाओं से टकराती है। इससे भयंकर आंधी तूफान आते हैं, जिन्हें नॉर्वेस्टर
या बंगाल में काल बैसाखी कहते हैं। काल बैसाखी नाम तो बड़ा डरावना है। नाम डरावना है क्योंकि ये तूफान काफी विनाशकारी हो सकते हैं। बिजली कड़कती है, तेज हवाएं चलती हैं, लेकिन ये किसानों के लिए वरदान भी हैं। इनसे जो बारिश होती है वो आम, लीची और जूट की फसल के लिए बहुत फायदेमंद होती है। साथ ही ये चिलचिलाती गर्मी से कुछ दिनों की राहत भी दे जाती हैं। ठीक है, तो गर्मी और उसके तूफानों के बाद आखिरकार मॉनसून आता होगा। वर्षा ऋतु का अनुभव कैसा होता है? यहीं पर वो बाढ़ और सूखे वाला विरोधाभास सामने आता होगा, है ना? ठीक यहीं पर मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक वर्षा ऋतु का समय होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी की शाखा से बिहार में प्रवेश करता है और यहीं वो विरोधाभास अपनी चरम सीमा पर होता है। उत्तर बिहार, जहां से कोसी, गंडक, बागमती जैसी दर्जनों नदियां नेपाल के पहाड़ों से उतरकर आती हैं, वहां मानसून की बारिश से जलस्तर अचानक बढ़ जाता है। खासकर कोसी नदी, जो अपने बदलते रास्ते और विनाशकारी बाढ़ के लिए कुख्यात है, उसे बिहार का शोक भी कहते हैं। तो पूरा उत्तर बिहार बाढ़ में डूब जाता है। और उसी समय दक्षिण बिहार में क्या हो रहा होता है? उसी समय दक्षिण बिहार, जो पठारी और अपेक्षाकृत कम नदियों वाला क्षेत्र है, वहां बारिश की कमी हो सकती है। मानसून की हवाएं जब तक दक्षिण तक पहुंचती हैं, उनकी नमी काफी कम हो चुकी होती है। कई बार मानसून का ब्रेक पीरियड लंबा खिंच जाता है और नतीजा ये होता है कि जहां उत्तर में लोग नावों पर चल रहे होते हैं, वहीं दक्षिण में किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे रहते हैं और सूखे जैसे हालात बन जाते हैं। मतलब बारिश का बंटवारा भी बहुत असमान है। ये किस तरह से होता है? बहुत ज्यादा असमान। मानसून बिहार में पूरब से बंगाल की तरफ से दाखिल होता है, इसलिए जो इलाका सबसे पूरब में है वहां सबसे ज्यादा बारिश होती है। किशनगंज जिला, जो उत्तर पूर्व में है, वहां बिहार में सबसे ज्यादा लगभग 200 सेंटीमीटर सालाना बारिश होती है। जैसे जैसे ये मानसूनी हवाएं पश्चिम और दक्षिण की तरफ बढ़ती हैं, इनकी नमी घटती जाती है। इसीलिए पटना के पश्चिम में औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर जैसे जिलों में बारिश सबसे कम, लगभग 100-110 सेंटीमीटर ही होती है। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। किशनगंज में औरंगाबाद से लगभग 2 गुनी बारिश। खैर, बारिश के बाद मौसम सुहावना होता होगा। सर्दियां कैसी होती हैं? सर्दियां यानी शीत ऋतु मध्य अक्टूबर से फरवरी तक रहती हैं। मानसून की वापसी के बाद का समय, जिसे शरद ऋतु भी कहते हैं, वो बिहार का सबसे सुहावना मौसम होता है। आसमान साफ, हल्की ठंड। लौटते मानसून से कभी कभी जो हल्की बारिश होती है, उसे स्थानीय लोग हथिया नक्षत्र की बारिश कहते हैं। अच्छा, वो धान की पकी हुई फसल के लिए अच्छी मानी जाती है ना? बिल्कुल। और दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं, जब औसत तापमान 7 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। और जैसा हमने पहले बात की, इसी मौसम में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली हल्की बारिश गेहूं की फसल को सींचती है। तो ये तो हुआ साल भर का चक्र। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इस सब का जमीन पर, लोगों की जिंदगी पर और खासकर उनकी खेती पर क्या असर पड़ता है? ये जलवायु विविधता फसलों को कैसे प्रभावित करती है? यही तो सबसे दिलचस्प कनेक्शन है। बिहार की जलवायु और मिट्टी की विविधता इतनी ज्यादा है कि इसे एक नहीं बल्कि 3 अलग-अलग कृषि जलवायु क्षेत्रों यानी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा गया है। हर जोन की अपनी एक अलग पहचान है, अपनी अलग फसलें हैं। 3 अलग-अलग जोन, ये तो कमाल है। चलिए पहले जोन से शुरू करते हैं। पहला है जोन 1 यानी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। इसमें पश्चिमी चंपारण से लेकर सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर जैसे जिले आते हैं। यहाँ हिमालय से आने वाली नदियों की वजह से बहुत उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है और बारिश भी अच्छी होती है, 120 से 140 सेंटीमीटर। ये माहौल गन्ना, धान और गेहूं के लिए एकदम परफेक्ट है। इसीलिए आप देखेंगे कि पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज गन्ने की खेती के गढ़ हैं। यहाँ की चीनी मिलें बहुत मशहूर हैं। अच्छा, तो जोन 1 बिहार का अन्न और शक्कर का कटोरा जैसा हो गया। लेकिन आपने बताया था कि उत्तर पूर्वी बिहार में बारिश सबसे ज्यादा होती है, तो जाहिर है वहां की कहानी अलग होगी। जोन 2 में क्या होता है? आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। जोन 2 यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जिसमें किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, सहरसा जैसे जिले हैं। यहाँ बारिश 140 सेंटीमीटर से भी ज्यादा, किशनगंज में तो 200 सेंटीमीटर तक होती है। इतनी ज्यादा बारिश और नमी वाली हवा उन फसलों के लिए आदर्श है जिन्हें पानी बहुत चाहिए, जैसे जूट और चाय। पूर्णिया और कटिहार को भारत का जूट बेल्ट कहा जाता है और किशनगंज तो बिहार का एकमात्र जिला है जहां चाय के बागान हैं, क्योंकि वहां की ढलान वाली जमीन और भारी बारिश चाय के लिए एकदम सही माहौल बनाती है।
वाह, मतलब एक तरफ गन्ना और दूसरी तरफ जूट और चाय, ये तो पूरी तरह से पानी के खेल पर निर्भर है। तो फिर तीसरा जोन यानी दक्षिणी बिहार, जहाँ पानी सबसे कम है, वहाँ दालें ज्यादा होती होंगी। इलाका है। इसमें पटना से लेकर गया, रोहतास, औरंगाबाद, जमुई तक के जिले आते हैं। यहाँ बारिश सबसे कम होती है, 100-120 सेंटीमीटर के बीच। मिट्टी भी उतनी उपजाऊ नहीं है। ये पूरा क्षेत्र दालों के लिए जाना जाता है। चना, अरहर, मसूर, इन्हें कम पानी और कम उपजाऊ जमीन में भी उगाया जा सकता है। इसीलिए इस इलाके को बिहार का दाल का कटोरा भी कहा जाता है। ये तो अद्भुत है। मतलब अगर कोई बिहार का नक्शा देखे तो वो सिर्फ बारिश के पैटर्न को समझकर ये अंदाजा लगा सकता है कि किस इलाके के किसान की थाली में क्या होगा और उसकी कमाई किस फसल पर टिकी होगी। जलवायु सीधे सीधे अर्थव्यवस्था को लिख रही है। तो आज के इस पूरी बातचीत को अगर समेटना हो तो हम कह सकते हैं कि बिहार की जलवायु विरोधाभासों की एक कहानी है। एक तरफ कोसी की विनाशकारी बाढ़ है तो दूसरी तरफ गया का सूखा। इस कहानी के मुख्य निर्देशक हैं हिमालय और मानसून, और इस कहानी का सीधा असर राज्य के कृषि मानचित्र पर पड़ता है, जो तय करता है कि किशनगंज में चाय उगेगी, चंपारण में गन्ना और रोहतास में चना। बिल्कुल, और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पे लाके छोड़ता है जिस पर श्रोता सोच सकते हैं। आज हम जलवायु परिवर्तन के दौर में जी रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बारिश के दिन कम हो रहे हैं, लेकिन जब होती हैं तो बहुत ज्यादा हो जाती हैं। बाढ़ और सूखे की घटनाएं और भी ज्यादा तीव्र हो रही हैं। ऐसे में बिहार के ये पारंपरिक फसल पैटर्न और ये कृषि जलवायु क्षेत्र कितने टिकाऊ हैं? भविष्य में इन्हें कैसे बदलना होगा ताकि किसान इन चुनौतियों का सामना कर सकें? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें मिलकर खोजना होगा। बिहार की पहचान क्या है? कुछ लोग कहेंगे लिट्टी चोखा, कुछ कहेंगे इतिहास, लेकिन अगर आप जमीन को देखें तो बिहार की असली पहचान उसकी नदियां हैं। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे बिहार के नदी तंत्र की एक बहुत ही फैसिनेटिंग तस्वीर दिखाते हैं। ये सिर्फ सीधी साधी नदियां नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक वृक्षाकार, यानी जैसे पेड़ की शाखाएं होती हैं वैसा जाल बनाती हैं। आज हम इसी जाल की एक एक शाखा को समझने की कोशिश करेंगे। और इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है इसका दोहरा चरित्र। दोहरा चरित्र। हाँ, ये नदियां एक तरफ वरदान है तो दूसरी तरफ अभिशाप भी। और इसकी मुख्य वजह है गंगा नदी जी, जो बिहार को लगभग बिल्कुल बीच से दो हिस्सों में चीरती हुई निकलती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। अच्छा, आज हम उत्तरी बिहार पर ध्यान देंगे, जहाँ की लगभग सभी नदियां हिमालय से उतरती हैं। तो इसका मतलब है कि उनमें पानी हमेशा रहता है। बिल्कुल, साल भर पानी रहता है और वो अपने साथ बेहिसाब मिट्टी और गाद लेकर आती हैं, जो यहाँ की जमीन को उपजाऊ भी बनाती है और बाढ़ का कारण भी। तो मतलब हमारा मिशन साफ है। हम उत्तरी बिहार की इन शक्तिशाली नदियों की सफर को पश्चिम से पूरब की ओर तय करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हर नदी का अपना अलग किरदार कैसे है और वो इस इलाके की, आप कह सकती हैं, किस्मत कैसे लिखती है। बिल्कुल। आपने वृक्षाकार पैटर्न की बात की थी, इसका क्या मतलब है? इसे ऐसे समझिए कि गंगा नदी जो है वो पेड़ का एक मोटा तना है जो बिहार से गुजर रहा है। ठीक है। और उत्तर से आने वाली ये सारी नदियां वो उन शाखाओं की तरह हैं जो ऊंचे हिमालय से निकलकर ढलान पर बहती हुई, मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण सबसे आसान रास्ता खोजते हुए मुख्य तने यानी गंगा में आकर मिल जाती हैं। अच्छा। इसी से वो पेड़ की शाखाओं जैसा एक पैटर्न बनता है, जिसे भूगोल की भाषा में वृक्षाकार या डेंड्रिटिक पैटर्न कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो चलिए इस कहानी के मुख्य पात्र यानी पेड़ के तने गंगा से ही शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, गंगा बिहार की जीवन रेखा है। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये बक्सर के पास चौसा में बिहार में दाखिल होती है। चौसा से एंट्री लेती है? हाँ, और कटिहार से होते हुए बाहर निकल जाती है और इस 445 किलोमीटर के सफर में ये 12 जिलों से गुजरती है। 12 जिले? जी, बक्सर, भोजपुर, सारण से लेकर पटना, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार तक। ये सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि वो धुरी है जिससे उत्तर और दक्षिण की सारी नदियां आकर जुड़ती हैं। ठीक है, तो मंच तैयार है। अब उन उत्तरी सहायक नदियों की बात करते हैं जो इस कहानी में जान डालती हैं। पश्चिम से शुरू करें तो सबसे पहले कौन सी नदी आती है? पश्चिम में सबसे पहली बड़ी नदी है घाघरा। घाघरा? इसे बहुत से लोग उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से बेहतर जानते होंगे। अयोध्या इसी के किनारे बसी है। अच्छा, तो ये वही सरयू है। बिहार में इसका सफर कैसा है? बिहार में इसका सफर देखिए बहुत लंबा नहीं है।
सिर्फ 83 किलोमीटर का। बस 83 किलोमीटर। हाँ, ये सारण जिले के छपरा के पास आकर गंगा से मिल जाती है। लेकिन इसका असली महत्व इसकी लंबाई में नहीं बल्कि इसकी भूमिका में है। और वो क्या है? ये काफी दूरी तक उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच एक कुदरती सीमा रेखा बनाती है। तो ये सिर्फ पानी की धारा नहीं, एक प्रशासनिक विभाजक भी है। दिलचस्प। एक नदी जो दो राज्यों के बीच सरहद का काम करती है। घाघरा के बाद पूरब की तरफ बढ़ने पर अगली बड़ी नदी कौन सी है? इसके ठीक पूरब में है गंडक। गंडक, जिसके कई प्राचीन नाम हैं, जैसे नारायणी और सदानीरा। सदानीरा का मतलब ही है जिसमें हमेशा नीर यानी पानी रहे। सदा नीरा, क्या खूबसूरत नाम है। है ना? ये नाम ही बताता है कि ये हिमालय से आने वाली एक सदाबहार नदी है। और ये आती कहाँ से है और बिहार के लिए क्यों खास है? इसका स्रोत नेपाल के तिब्बत सीमा पर अन्नपूर्णा श्रेणी के पास है। ये बिहार में पश्चिमी चंपारण के भैंसा लोटन नाम की जगह से दाखिल होती है। भैंसा लोटन। जी। और ये नदी बिहार के लिए एक वरदान है। बिहार का इकलौता राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि नेशनल पार्क इसी के किनारे है। अच्छा। और इससे भी ज्यादा जरूरी है त्रिवेणी नहर, जो इसी नदी से निकाली गई है। इस नहर ने चंपारण के किसानों की, आप समझिए, किस्मत बदल दी है और पूरे इलाके में सिंचाई का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा किया है। यह नदी सोनपुर के पास, जिसे हरिहर क्षेत्र भी कहते हैं, गंगा में मिल जाती है। तो घाघरा एक बॉर्डर बनाने वाली नदी है और गंडक एक जीवन देने वाली। बिल्कुल। यहाँ एक और नदी का नाम आता है बूढ़ी गंडक। क्या इसका गंडक से कोई रिश्ता है या सिर्फ नाम मिलता जुलता है? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है ये। इनका गहरा रिश्ता है। अच्छा। माना जाता है कि बूढ़ी गंडक असल में गंडक का ही पुराना रास्ता थी। पुराना रास्ता? हाँ, समय के साथ गंडक ने अपना रास्ता पश्चिम की ओर बदल लिया और पुराना रास्ता एक अलग शांत नदी के रूप में बहता रहा, जिसे आज हम बूढ़ी गंडक कहते हैं। अरे वाह, तो क्या नदियां भी रिटायर हो जाती हैं? हाँ। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। ये गंडक के समानांतर बहती है, लेकिन उसकी रफ्तार और तेवर बहुत शांत है। इसकी एक और खासियत है, ये उत्तर बिहार की सबसे लंबी नदी है, लगभग 320 किलोमीटर, जो पूरी तरह से बिहार में ही बहती है। मतलब इसका स्रोत भी बिहार में ही है? जी, इसका स्रोत बिहार की ही सोमेश्वर की पहाड़ियां हैं और ये खगड़िया के पास गंगा में मिल जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि भूगोल कितना गतिशील है। जो आज नदी का रास्ता है, वो कल शायद एक बूढ़ी नदी का शांत प्रवाह बन जाए। भूगोल से अब थोड़ा संस्कृति की ओर चलते हैं। मैंने सुना है कि कुछ नदियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि आस्था का केंद्र भी है, खासकर मिथिलांचल में। आप बिल्कुल सही जगह पहुंची हैं। अब हम बागमती और कमला नदियों के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। बागमती और कमला? हाँ, बागमती नेपाल की शिवपुरी पहाड़ियों से निकलती है और सीतामढ़ी जिले से बिहार में आती है। ये काठमांडू घाटी की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है और बिहार में भी इसका वही दर्जा है। और कमला? ठीक इसी तरह कमला नदी नेपाल की महाभारत श्रेणी से निकलकर मधुबनी के जयनगर में दाखिल होती है। मिथिला क्षेत्र में कमला को कमला मैया कहा जाता है और गंगा की तरह ही पूजा जाता है। तो ये दोनों नदियां मिथिला की सांस्कृतिक जीवन रेखा हैं। क्या ये भी सीधे गंगा में मिलती हैं? नहीं, और यही इनकी कहानी को और दिलचस्प बनाता है। अच्छा। बागमती पहले बूढ़ी गंडक में मिलती है और कमला भी एक छोटी धारा से होते हुए कोसी में मिल जाती है। तो ये सीधे गंगा तक नहीं पहुंचती? नहीं, एक तरह से ये दूसरी बड़ी नदियों में अपनी पहचान खो देती हैं, लेकिन लोगों के दिलों में इनका स्थान गंगा से कम नहीं है। ये नदियां यहाँ के लोकगीतों, त्योहारों और जीवन के हर पहलू में शामिल हैं। हमने अब तक सीमा बनाने वाली, जीवन देने वाली और संस्कृति को सींचने वाली नदियों की बात की, लेकिन अब उस नदी की बात करते हैं जिसका नाम सुनते ही बिहार के लोगों के चेहरे पर एक चिंता की लकीर आ जाती है। कोसी। कोसी, जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं। हाँ, कोसी इस कहानी का सबसे अप्रत्याशित और विनाशकारी पात्र है। इसे नेपाल में सप्तकोशी कहते हैं, क्योंकि ये 7 धाराओं के मिलने से बनती है। सप्तकोशी? जी, ये अपने साथ हिमालय से इतना ज्यादा रेत और गाद लेकर आती है कि मैदानी इलाके में पहुंचते ही इसका गला घुटने लगता है। गला घुटने लगता है? इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए। इसे ऐसे समझिए कि आप एक पाइप से पानी के साथ बहुत सारी रेत बहा रहे हैं। कुछ समय बाद क्या होगा? रेत जमा होकर पाइप को जाम कर देगी और पानी कहीं और से निकलने का रास्ता बना लेगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। कोसी नदी हर साल यही करती है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर। ये अपने साथ लाई मिट्टी और गाद को अपने ही रास्ते में जमा कर देती है, जिससे उसका रास्ता बंद हो जाता है।
फिर पानी का दबाव बढ़ता है और नदी अपना पुराना रास्ता छोड़कर एक नया रास्ता बना लेती है। और रास्ते में आने वाले गांवों, खेतों, सबको तबाह कर देती है। सबको। और इसी वजह से इसे शोक कहते हैं। मैंने पढ़ा है कि इसने अपना रास्ता बहुत ज्यादा बदला है। बहुत ज्यादा। स्रोत और भूविज्ञानिकों का मानना है कि पिछले 200-250 सालों में ये नदी 112 से 150 किलोमीटर पश्चिम की ओर खिसक चुकी है। 150 किलोमीटर, ये तो अविश्वसनीय है। सोचिए, 150 किलोमीटर, ये दिल्ली से आगरा की दूरी के बराबर है। कोई भी इंसानी बसावट इतने बड़े बदलाव के लिए तैयार नहीं हो सकती। सही बात है। यही अप्रत्याशित मार्ग परिवर्तन बिहार में आने वाली विनाशकारी बाढ़ का सबसे बड़ा कारण है। अंत में यह कटिहार के कुर्सेला के पास गंगा में मिलती है। एक मिनट, आपने पहले बूढ़ी गंडक के बारे में बताया कि उसने भी अपना रास्ता बदला था और अब कोसी का ये हाल है। तो क्या ये इस पूरे हिमालय तलहटी क्षेत्र की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है कि यहाँ नदियाँ बहुत चंचल हैं? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये इस पूरे क्षेत्र की भूगर्भीय सच्चाई है। अच्छा। हिमालय एक नया और यूं कहिए कच्चा पहाड़ है, जहां से नदियां आसानी से मिट्टी और पत्थर बहाकर ले आती हैं। जब भी नदियां ढलान से उतरकर बिहार के समतल मैदानों में आती हैं, तो उनकी गति अचानक कम हो जाती है और वो अपने साथ लाया सारा बोझ जमा करने लगती हैं। बिल्कुल, वे अपने साथ लाया सारा बोझ जमा करने लगती हैं। बूढ़ी गंडक एक धीमा और पुराना उदाहरण है, जबकि कोसी इसी प्रक्रिया का एक बहुत ही उग्र और विनाशकारी रूप है। समझ गई। अब हम अपनी यात्रा के बिल्कुल पूर्वी छोर पर पहुंच गए हैं। वहां कौन सी नदी हमारा इंतजार कर रही है? उत्तरी बिहार की सबसे पूर्वी नदी है महानंदा। महानंदा। इसकी एक अलग पहचान है। ये बाकी नदियों की तरह नेपाल के ऊंचे बर्फीले पहाड़ों से नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। तो इसका मतलब है कि इसका स्वभाव भी बाकी नदियों से अलग होगा? हाँ बिल्कुल, ये ज्यादातर वर्षा पर आधारित नदी है। अच्छा, मतलब बरसाती नदी। हाँ, गर्मियों में इसका पानी काफी कम हो जाता है, लेकिन मानसून में ये भी उफान पर होती है। ये किशनगंज से बिहार में प्रवेश करती है और बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच एक सीमा भी बनाती है। एक और नदी जो सीमा बनाती है। जी, फिर ये कटिहार के पास गंगा में मिल जाती है। तो हमारी यात्रा घाघरा से शुरू हुई, जो एक सीमा बनाती है, और महानंदा पर खत्म हुई, जो एक और सीमा बनाती है। तो ये थी उत्तरी बिहार की नदियों की कहानी। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। हर नदी का अपना एक चरित्र है, अपनी एक कहानी है। ये सभी हिमालय से जीवन देने वाला पानी और उपजाऊ मिट्टी तो लाती हैं, लेकिन कोसी जैसी नदियां अपने साथ विनाशकारी बाढ़ का अभिशाप पिलाती हैं। बिल्कुल, यही इन नदियों का दोहरा चरित्र है, सृजन और विनाश एक साथ। ये नदियां उत्तर बिहार के मैदानों को दुनिया के सबसे उपजाऊ इलाकों में से एक बनाती हैं। दक्षिण बिहार की नदियां, जिन्हें हम पठारी या प्रायद्वीपीय नदियां भी कहते हैं, ये छोटा नागपुर पठार या विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती हैं। और इनकी सबसे बड़ी पहचान है कि ये बरसाती हैं, मतलब रेन फेड। तो इसका मतलब जीर हुआ कि ये नदियां बिहार के किसानों के लिए एक जुए की तरह हैं। अगर मानसून अच्छा हुआ तो सोना, वरना सूखा। काफी हद तक यही हकीकत है। जब मानसून आता है तो ये नदियां उफान पर होती हैं, लेकिन गर्मियां आते आते इनका पानी या तो बहुत कम हो जाता है या ये रेत के मैदान में कहीं खो सी जाती हैं। इनका यही अनिश्चित स्वभाव इन्हें हिमालय से आने वाली सदानीरा नदियों से बिल्कुल अलग खड़ा करता है और यहाँ के जीवन के लिए, कृषि के लिए एक अलग तरह की चुनौती पेश करता है। तो इस अनिश्चितता के बीच दक्षिण की सबसे बड़ी और शायद सबसे भरोसेमंद नदी कौन सी है? मैं सोन नदी की बात कर रहा हूं, जिसका नाम ही सोने जैसा लगता है। हाँ बिल्कुल, सोन नदी को दक्षिण बिहार की जीवन रेखा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसका नाम भी हिरण्यवाह था, है ना? जी, जिसका मतलब ही होता है सोना ढोने वाली। और आपकी बात सही है, इसकी रेत में सचमुच एक सुनहरी चमक होती है। इसलिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इतनी मांग है इसकी। जी, बहुत ज्यादा। बिल्कुल उल्टी दिशाओं में चल पड़ती हैं। ये एक असाधारण भौगोलिक घटना है। एक पश्चिम में अरब सागर की ओर और सोन पूरब में गंगा की ओर। तो ये बिहार पहुंचती कैसे है? ये वहां से निकलकर मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश और झारखंड का लंबा सफर तय करके बिहार के रोहतास जिले में दाखिल होती है और आखिर में पटना के पास मनेर में गंगा में विलीन हो जाती है। लेकिन सोन की कहानी सिर्फ उसकी सुनहरी रेत तक तो सीमित नहीं होगी।
नहीं, बिल्कुल नहीं। जाहिर है इसकी असली कीमत तो इसके पानी में है, खासकर उस इलाके के लिए जो पठारी है और जहां पानी की हर बूंद कीमती है। दक्षिण पश्चिम बिहार की कृषि तो आप कह सकती हैं कि पूरी तरह से सोन पर ही निर्भर करती है। सोचिए, आज से लगभग 150 साल पहले 1873-74 में अंग्रेजों ने डेहरी में इस पर एक बांध बनाया था। 150 साल पहले? जी, और आज भी इंद्रपुरी बराज से जो सोन नहर प्रणाली निकलती है वो इस पूरे इलाके की धमनियों की तरह है। मतलब आर्टरीज की तरह? हाँ, जो भोजपुर, बक्सर, रोहतास से लेकर गया और औरंगाबाद तक के खेतों में जिंदगी पहुंचाती है। इसके बिना इस बिहार के चावल के कटोरे की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और इसकी सहायक नदियां भी तो होंगी जो इसे और ताकत देती हैं? है, रिहंद और उत्तरी कोयल जैसी प्रमुख सहायक नदियां झारखंड और उत्तर प्रदेश से आकर इसमें मिलती हैं। अच्छा। इससे इसका जल प्रवाह बना रहता है। इतना ही नहीं, ये नदी बिहार और झारखंड के बीच एक लंबी प्राकृतिक सीमा भी बनाती है, जो इसका भू राजनीतिक महत्व भी तय करता है। तो सोन एक तरह से वो नदी है जिसे इंसानों ने अपनी जरूरतों के हिसाब से काफी हद तक साधने की कोशिश की है। और वहीं दूसरी तरफ है पुनपुन, जो बिल्कुल उल्टा है। उसे काबू करना तो दूर, वो तो मानसून में राजधानी पटना को ही काबू में कर लेती है। प्राचीन ग्रंथों में इसका जिक्र कीकट और बमागदी जैसे नामों से मिलता है, लेकिन आज पटना वाले तो इसे डर से ही याद करते हैं। इसकी कहानी क्या है? पुनपुन का स्वभाव ही अलग है। ये झारखंड के पलामू के पठारी इलाके से निकलती है और ये पूरी तरह एक मौसमी नदी है। मौसमी? हाँ, गर्मियों में शांत, लेकिन बरसात में इसका रौद्र रूप देखने को मिलता है। पर एक बरसाती नदी जो साल के ज्यादातर समय लगभग सूखी रहती है, वो पटना जैसे बड़े शहर के लिए इतनी बड़ी मुसीबत कैसे बन जाती है? ये बात थोड़ी समझ नहीं आई। वजह बड़ी दिलचस्प है। दिक्कत अकेले पुनपुन से नहीं है, बल्कि गंगा के साथ उसके रिश्ते से है। रिश्ते से? मतलब ये कि जब मॉनसून में गंगा खुद उफान पर होती है तो वो पुनपुन के पानी को अपने अंदर आने की जगह ही नहीं देती। ओह! सोचिए, एक छोटी गली एक बड़े हाईवे में मिल रही है। अगर हाईवे पर पहले से ही जबरदस्त ट्रैफिक जाम हो तो गली का ट्रैफिक कहाँ जाएगा? वो पीछे ही जमा होगा, बैक मारेगा। तो पीछे ही जमा होगा। तो गंगा एक तरह से पुनपुन के लिए अपना दरवाजा बंद कर लेती है और पुनपुन का पानी बेचारा अपने ही घर में यानी पटना के दक्षिणी और पूर्वी इलाकों में फैल जाता है। आपने एकदम सही समझा। इसे तकनीकी भाषा में बैकफ्लो इफेक्ट कहते हैं। बैकफ्लो इफेक्ट। पुनपुन का पानी गंगा में जा नहीं पाता और पीछे लौटकर फैलने लगता है, और धरधा और मोरहट जैसी उसकी जो सहायक नदियां हैं वो इस समस्या को और बढ़ा देती हैं। इसीलिए एक छोटी और बरसाती नदी होने के बावजूद पुनपुन हर साल पटना के लिए बाढ़ का एक बड़ा सिरदर्द बन जाती है। चलिए, अब बाढ़ और पानी के प्रबंधन से निकलकर आस्था की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी नदी जो दिखती भी नहीं, फिर भी लाखों लोगों के लिए जीवन मरण का सवाल है, फल्गु नदी। फल्गु वाकई में एक अनोखी नदी है। सबसे पहली बात तो ये कि ये एक नदी के तौर पर पैदा ही नहीं होती। अच्छा। ये गया के पास दो अलग अलग धाराओं लीलाजन और मुहाना के मिलने से बनती है। और लीलाजन का ही प्राचीन नाम निरंजना है ना? जी। जिसके तट पर राजकुमार सिद्धार्थ को ज्ञान मिला और वो गौतम बुद्ध बन गए। बिल्कुल। मतलब बौद्ध धर्म की नींव इसी नदी के किनारे रखी गई। जी। और हिंदू धर्म के लिए तो ये पितरों की मुक्ति का द्वार है। गया में इसी फल्गु के किनारे पिंडदान की परंपरा है जो दुनिया भर से लोगों को यहाँ खींच लाती है। लेकिन इसकी धार्मिक पहचान से ज्यादा हैरान करने वाली इसकी भौगोलिक पहचान है। आप इसके अंतःसलीला होने की बात कर रही हैं ना? हाँ। यानी वो नदी जो सतह पर नहीं बल्कि जमीन की नीचे नीचे बहती है। जी। ज्यादातर समय जब आप फल्गु को देखेंगे तो आपको सिर्फ रेत का एक चौड़ा मैदान दिखेगा। लोग उस पर चलते हैं, गाड़ियां चलती हैं, लेकिन उस रेत के कुछ फीट नीचे ही पानी की एक विशाल धारा बह रही होती है। सच में? हाँ, ये मॉनसून में जरूर सतह पर आ जाती है, लेकिन बाकी समय ये अदृश्य रहती है। तो इसका मतलब ये है कि गया में जो इतना मशहूर रबर डैम बना है वो सिर्फ सतह पर पानी रोकने के लिए नहीं है,
उसका असली मकसद जमीन के नीचे बह रहे पानी को सतह पर लाना है ताकि पिंडदान करने वालों को पानी मिल सके। आपने इसकी सबसे बड़ी चुनौती और समाधान दोनों को पकड़ लिया। वो रबर डैम एक कमाल की इंजीनियरिंग है। वो सतह के नीचे बह रहे पानी के रास्ते में एक रुकावट पैदा करता है, जिससे पानी सतह पर जमा होने लगता है। ये नदी के मूल स्वभाव को समझे बिना संभव ही नहीं था, और ये दिखाता है कि कैसे आस्था और विज्ञान मिलकर एक सदियों पुरानी समस्या का हल निकाल सकते हैं। और ये मिलती कहाँ है जाके? यही तो इसकी एक और खास बात है। फल्गु किसी बड़ी नदी में मिलती नहीं, आगे जाके टाल क्षेत्र में कई धाराओं में बंटकर विलीन हो जाती है। वाह, एक नदी जो जन्म भी धाराओं से लेती है और खत्म भी धाराओं में होती है। कमाल है। अच्छा, हमने पवित्र नदी की बात की, अब एक ऐसी नदी की बात करते जिसे ठीक इसका उल्टा यानी अपवित्र माना जाता था। नाम ही कितना अजीब है, कर्मनाशा। हाँ, नाम का अर्थ ही है कर्मों का नाश करने वाली। कर्मों का नाश करने वाली। जी, इसको लेकर कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हैं, जिनके अनुसार इसे एक अशुभ और अपवित्र नदी माना जाता था। एक जमाना था जब लोग इसके पानी को छूने से भी परहेज करते थे, ये सोचकर कि उनके अच्छे कर्म नष्ट हो जाएंगे। ये तो बड़ी अनोखी बात है। मतलब आज के जमाने में ये सब मानना थोड़ा मुश्किल लगता है। ये निकलती कहाँ से है? ये विंध्याचल की पहाड़ियों से, यानी कैमूर के पठारी क्षेत्र से निकलती है और बिहार यूपी का बॉर्डर बनाते हुए बक्सर के पास चौसा में गंगा से मिल जाती है। तो इन मान्यताओं के अलावा इसका कोई वास्तविक भौगोलिक महत्व भी है या बस? बहुत ज्यादा। मान्यताओं को अगर हम एक तरफ रखते तो कर्मनाशा भौगोलिक रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है। वो कैसे? ये एक लंबी दूरी तक बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा तय करती है। पुराने जमाने में नदियां ही तो सबसे अच्छी सरहदें होती थीं, जिन्हें पार करना मुश्किल होता था। आज भी आप नक्शे पर देखें तो कई जिलों और राज्यों की सीमाएं नदियों के साथ साथ चलती हैं। सही बात है। तो भले ही इसे लेकर कोई भी मान्यता हो, एक सीमा नदी के रूप में इसका प्रशासनिक और सामरिक महत्व नकारा नहीं जा सकता। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो दक्षिणी बिहार की नदियों की एक पूरी तस्वीर सामने आती है। एक तरफ सोन है जो किसी वरदान की तरह खेतों को सींचती है, दूसरी तरफ पुनपुन है जो हर साल शहर के लिए आफत बनती है, फिर फल्गु है जो आस्था का एक अदृश्य सागर है, और कर्मनाशा जो मान्यताओं और भूगोल के बीच बहती है। इन सब का जन्म पठार से होता है और इन सब की किस्मत मानसून से जुड़ी है। बिल्कुल, और यहीं से एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। हम जानते हैं कि उत्तरी बिहार की नदियां अपनी विनाशकारी बाढ़ के लिए कुख्यात हैं, लेकिन दक्षिण बिहार की ये बरसाती नदियां जल प्रबंधन की एक दूसरी ही चुनौती पेश करती हैं। कभी बहुत ज्यादा पानी तो कभी बिल्कुल नहीं। अब सोचिए, जलवायु परिवर्तन के इस दौर में जब मानसून और भी ज्यादा अनियमित होता जा रहा है, तो क्या इन नदियों पर सिर्फ पारंपरिक नहरों और बांधों के भरोसे रहा जा सकता है, या फिर बिहार के इस हिस्से को अपनी कृषि और भविष्य को बचाने के लिए जल संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग और पानी की हर बूंद को सहेजने वाले उन पारंपरिक तरीकों की तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जिन्हें शायद हम विकास की दौड़ में पीछे छोड़ आए हैं? बिहार की बात जब भी होती है तो राजनीति, इतिहास, इन सब के साथ एक और चीज का जिक्र हमेशा होता है, वहां की जमीन। बिल्कुल। कहते हैं कि मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि बस बीज फेंक दो तो फसल उग जाती है। लेकिन ये सिर्फ एक कहावत है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान है? हाँ, विज्ञान तो है। आज हम इसी उपजाऊ जमीन की कहानी के परतों को खोलेंगे। हमारे पास इसके लिए कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत भी हैं। कुछ एकेडमिक नोट्स हैं, एक भौगोलिक लेख है, एक विशेषज्ञ का यूट्यूब लेक्चर और एक रिपोर्ट भी है जो थोड़ी चिंता पैदा करती है। इसरो की रिपोर्ट। हाँ, इसरो की बिल्कुल ताज़ा रिपोर्ट। इन सब को मिलाकर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार की जमीन वो वरदान है या अब एक अभिशाप बनती जा रही है। और हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि कौन सी मिट्टी कहाँ मिलती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये देखेंगे कि कैसे ये मिट्टी वहाँ के लोगों की थाली से लेकर वहाँ के सबसे बड़े उद्योगों की नींव तक सब कुछ तय करती है। और जैसा आपने कहा, उस नए संकट को भी समझेंगे जो इस पर मंडरा रहा है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। बिहार का नक्शा अगर देखें तो एक विशाल नदी गंगा उसे लगभग बीच से दो हिस्सों में काट देती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। क्या यहीं से मिट्टी की कहानी भी दो अलग अलग रास्तों पर चल पड़ती है? बिल्कुल,
ये विभाजन ही सबसे अहम है। असल में गंगा के उत्तर और दक्षिण की दुनिया पूरी तरह से अलग है। अच्छा। उत्तर बिहार की कहानी वो हिमालय से आने वाली नदियों की कहानी है। ये नदियां अपने साथ ताज़ी उपजाऊ गाद लेकर आती हैं और पूरे इलाके को पाट देती हैं। इसीलिए यहाँ की मिट्टी को हम कह सकते हैं कि जवान और जिंदा दिल है। अच्छा, तो उत्तर की कहानी पूरी तरह पानी और नदियों की देन है। इसमें भी तो कई तरह की मिट्टियां होंगी। हाँ, कई हैं। सबसे पहले उस इलाके की बात करते हैं जो बिल्कुल नेपाल से सटा हुआ है, सोमेश्वर की पहाड़ियों के पास। वहाँ कैसी जमीन है? वहाँ हमें मिलती है पीडमोंट दलदली मिट्टी। पीडमोंट। जी, पीडमोंट का मतलब ही है पहाड़ के पैर। तो ये पश्चिमी चंपारण के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में है और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये थोड़ी दलदली चिकनी मिट्टी है। और नमी बहुत होगी इसमें। बहुत ज्यादा। इसमें नमी हमेशा बनी रहती है। तो इसका मतलब है कि ये धान जैसी फसलों के लिए बेहतरीन होगी जिन्हें पानी बहुत चाहिए। एकदम सही पकड़ा आपने। ये धान की खेती के लिए ही जानी जाती है। अब जैसे ही हम इन पहाड़ियों से थोड़ा नीचे उतरते हैं जी। और नेपाल सीमा के साथ साथ पूरब की तरफ बढ़ते हैं, पश्चिम चंपारण से किशनगंज तक। हाँ, उस पूरी पतली पट्टी में मिट्टी का चरित्र बदल जाता है। इसे कहते हैं तराई मिट्टी। तराई का नाम तो बहुत सुना है। इसकी क्या खासियत है? तराई मिट्टी में नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ यानी ह्यूमस वो भरपूर होते हैं। इसका रंग थोड़ा भूरा होता है और ये गन्ना, जूट, गेहूं और धान इन सभी के लिए एक पावर हाउस है। तो बिहार के चीनी और जूट उद्योग की जड़ें इसी मिट्टी में है। बिल्कुल। दिलचस्प है। तो ये दोनों मिट्टियां हिमालय की देन है, लेकिन उत्तरी बिहार के ज्यादातर हिस्से में तो पुरानी और नई जलोढ़ मिट्टियों का राज है, जिन्हें बांगर और खादर भी कहते हैं। इनमें क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। पहले बात करते हैं पुरानी जलोढ़ की, जिसे बिहार में एक बड़ा ही सुंदर नाम दिया गया है, बलसुंदरी मिट्टी। बलसुंदरी मिट्टी। जी, ये उन इलाकों में है जहां अब बाढ़ का पानी हर साल नहीं पहुंचता। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें चूने की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। चूना ज्यादा होने से मिट्टी पर क्या असर पड़ता है? मतलब ये अच्छा है या बुरा? इससे मिट्टी थोड़ी क्षारीय यानी अल्कलाइन हो जाती है। ये मक्का और तंबाकू जैसी फसलों के लिए तो अच्छी है ही, लेकिन इस मिट्टी ने बिहार को जो सबसे बड़ी पहचान दी है वो है यहाँ के फलों के बाग। ओह, जैसे मुजफ्फरपुर की लीची। मुजफ्फरपुर की शाही लीची, भागलपुर का जर्दालू आम और हाजीपुर के केले के बाग, ये सब इसी बलसुंदरी मिट्टी का कमाल है। वाह, मतलब बिहार की मिठास इसी मिट्टी से आती है। और अब आते हैं उस मिट्टी पर जिसे सबसे उपजाऊ माना जाता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी यानी खादर। हाँ, ये उत्तर बिहार का असली खजाना है। ये वो इलाका है जहाँ कोसी, गंडक, बागमती जैसी नदियां वो हर साल बाढ़ लाते हैं। तो ये बाढ़ तो तबाही भी लाती है। एक तरफ तबाही लाती है तो दूसरी तरफ खेतों में पोषक तत्वों से भरपूर गाद की एक नई चादर बिछा जाती है। ये मिट्टी हर साल फिर से जवान हो जाती है। अच्छा। इसका रंग गहरा भूरा होता है और ये धान, गेहूं की खेती का मुख्य केंद्र है। और एक खास बात, उत्तर पूर्वी बिहार में जैसे पूर्णिया और कटिहार में जहां बारिश ज्यादा होती है, वहां इसी मिट्टी में जूट की खेती बड़े पैमाने पर होती है। तो उत्तर का मैदान पूरी तरह से नदियों के सालाना तोहफे पर जीता है। लेकिन जैसे ही हम गंगा पार करके दक्षिण बिहार में कदम रखते हैं, कहानी पूरी तरह बदल जाती है। पूरी तरह। दक्षिण में मिट्टी की कहानी नदियों से कम और लाखों साल पुरानी चट्टानों से ज्यादा जुड़ी है ना? आपने बिल्कुल सही समझा। दक्षिण बिहार की मिट्टी ज्यादा पुरानी और स्थिर है और यहाँ की सबसे अनोखी मिट्टी है टाल मिट्टी। टाल मिट्टी। जी, ये पटना से भागलपुर तक गंगा के दक्षिणी किनारे पर एक आप कह लीजिए 8-10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में मिलती है। टाल मतलब निचला इलाका। निचला इलाका, इसका मतलब मॉनसून में तो यहाँ पानी भर जाता होगा, फिर खेती कैसे होती है? यही तो इसकी खासियत है। मॉनसून के 3-4 महीने ये पूरा इलाका एक विशाल झील जैसा दिखता है। ओह, इसलिए यहाँ धान जैसी खरीफ की फसल तो हो ही नहीं सकती। लेकिन जैसे ही अक्टूबर में बाढ़ का पानी उतरता है, ये जमीन रबी की फसलों के लिए सोना बन जाती है। बिना सिंचाई के? इसमें इतनी नमी बची रहती है कि बिना सिंचाई के ही फसल लहलहा उठती है। कमाल है। मतलब प्रकृति ने खुद ही सिंचाई का इंतजाम कर रखा है। कौन सी फसलें होती हैं यहाँ? ये इलाका दलहन यानी दालों का कटोरा कहलाता है। चना, मसूर, मटर की रिकॉर्ड पैदावार होती है। बिहार का नालंदा जिला जो दलहन उत्पादन के लिए मशहूर है, वो इसी ताल मिट्टी पर निर्भर है। ये तो सच में अद्भुत है।
अब टाल क्षेत्र से थोड़ा और दक्षिण की तरफ बढ़ें तो वहां की मुख्य मिट्टी कौन सी है? वहां हमें मिलती है दक्षिण बिहार की सबसे उपजाऊ और सबसे बड़े इलाके में फैली हुई मिट्टी, करेल केवाल मिट्टी। करेल केवाल? जी, ये यहाँ की पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। इसका रंग गहरे भूरे से लेकर पीला तक हो सकता है और इसकी जल सोखने की क्षमता जबरदस्त होती है। ये रोहतास से लेकर भागलपुर तक के मैदानी इलाके में है। और फसलें? चावल, गेहूं, चना, अरहर जैसी लगभग हर तरह की फसल के लिए ये बेहतरीन है। एक मिनट, आपने कहा कि इसकी जल सोखने की क्षमता बहुत ज्यादा है। क्या ये हमेशा ही एक अच्छी बात होती है? इससे जल जमाव जैसी समस्या नहीं होती? ये बहुत अच्छा सवाल है। ज्यादातर मामलों में ये फायदेमंद है क्योंकि इससे सिंचाई की जरूरत कम पड़ती है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो जल जमाव की समस्या हो सकती है। अब यहाँ से और दक्षिण की ओर, जहाँ छोटा नागपुर का पठार शुरू होता है, वहाँ मिट्टी फिर बदलती है। मतलब मैदानी इलाके से पठारी इलाके का ट्रांजिशन जोन। जी, इस ट्रांजिशन जोन में मिलती है बलथर मिट्टी। इसका रंग लाल पीला होता है क्योंकि इसमें लौह तत्व मिलने लगते हैं। अच्छा। इसमें बालू और कंकड़ भी होते हैं, इसलिए इसकी पानी रोकने की क्षमता कम होती है और ये थोड़ी अम्लीय यानी एसिडिक होती है। तो यहाँ वो फसलें होती हैं जिन्हें कम पानी चाहिए? बिल्कुल, जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा और अरहर। और फिर आखिर में बिहार का दक्षिणी पठारी इलाका जैसे कैमूर और रोहतास, वहां तो पूरी तरह से पठारी मिट्टी ही होगी। हाँ, वहाँ हमें मिलती है लाल और रेतीली मिट्टी। छोटा नागपुर पठार का हिस्सा होने की वजह से इसमें लौह तत्व बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए इसका रंग गहरा लाल होता है। ये कम उपजाऊ होती है और मोटे अनाज के लिए ही ठीक मानी जाती है। तो ये बिहार की मिट्टी का पूरा नक्शा है। उत्तर में जवान पानी से लबालब जमीन और दक्षिण में पुरानी स्थिर और कहीं-कहीं पथरीली जमीन। ये सिर्फ खेती का नक्शा नहीं है, ये तो असल में बिहार का आर्थिक ब्लूप्रिंट लग रहा है। सीधे तौर पर है। मुझे लगता है कि यहाँ के उद्योग भी इसी मिट्टी से जुड़े होंगे। सीधे तौर पर जुड़े हैं, ये कनेक्शन समझना बहुत जरूरी है। जैसे हमने उत्तरी बिहार की तराई और बलसुंदरी मिट्टी की बात की, जो गन्ना उत्पादन के लिए शानदार है। हाँ, इसी वजह से बिहार में चीनी उद्योग सबसे पुराने और सबसे बड़े उद्योगों में से एक रहा है। हमारे स्रोतों में इसका इतिहास भी है। पहला कारखाना तो 1840 में बेतिया में डचों ने ही लगा दिया था। हाँ, लेकिन वो बहुत छोटे स्तर पर था। व्यापारिक स्तर पर पहला सफल कारखाना 1904 में अंग्रेजों ने सारण के मढ़ौरा में लगाया था। एक जमाना था जब बिहार देश में चीनी उत्पादन का केंद्र हुआ करता था। और गन्ने की तरह ही जूट भी तो मिट्टी से ही जुड़ा है। निश्चित रूप से। पूर्णिया और कटिहार की नवीन जलोढ़ मिट्टी, जिसमें हर साल नई जान आती है। जी, वो जूट के पौधे के लिए आदर्श है। इसीलिए देश का पहला जूट पार्क भी पूर्णिया के मारंगा में स्थापित किया गया है, ताकि इस गोल्डन फाइबर को बढ़ावा दिया जा सके। ये तो हुई उत्तर बिहार की बात। अब दक्षिण की तरफ देखें तो वहां की मिट्टी ने कौन से उद्योग दिए? हमने लाल और रेतीली मिट्टी की बात की थी कैमूर और रोहतास में। हाँ, उस मिट्टी में भले ही खेती अच्छी ना हो, लेकिन उसके नीचे का खजाना बेशकीमती है। अच्छा, क्या है वहां? और सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर ही मुख्य कच्चा माल है। इसी वजह से रोहतास का डालमिया नगर एक समय में भारत का एक प्रमुख सीमेंट उद्योग केंद्र था। वाह, मतलब जहाँ की मिट्टी खेती के लिए अच्छी नहीं, वहां उसने कारखानों की नींव रख दी। और हम मिथिला के मखाना उद्योग को कैसे भूल सकते? बिल्कुल नहीं। दरभंगा और उसके आसपास के मिथिला क्षेत्र की आर्द्र भूमि, वहां के असंख्य तालाब, वो मखाना की खेती के लिए दुनिया में सबसे बेहतरीन जगह है। बिल्कुल, यह एक जलीय फसल है। और ये सिर्फ एक फसल नहीं, बल्कि एक संस्कृति है। यहाँ के मिथिला मखाना को जीआई टैग भी मिला है, जो इसकी वैश्विक पहचान को प्रमाणित करता है। जी। तो चीनी, जूट, सीमेंट, मखाना और भी हैं। भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। मुंगेर तंबाकू के लिए जाना जाता है। गया में गमछे और लुंगी बनते हैं। यानी फैक्ट्री की चिमनी हो या किसान का हल, दोनों की जड़ें बिहार की इसी मिट्टी में हैं। यहाँ तक तो सब बहुत अच्छा लग रहा है। एक ऐसी जमीन जो फल, अनाज और उद्योग सब कुछ दे रही है। ये तो हुई कहानी के वरदान वाले हिस्से की बात। लेकिन इसरो की एक ताज़ा रिपोर्ट जो 9 जनवरी 2026 को ही आई है, वो एक बहुत ही गंभीर खतरे की तरफ इशारा कर रही है। हाँ, और ये कहानी का वो पहलू है जो सबसे ज्यादा चिंताजनक है। डिग्रेडेशन एंड लैंड डिजर्टिफिकेशन एटलस ऑफ इंडिया नाम की इस रिपोर्ट के आंकड़े वो वाकई चौंकाने वाले हैं। क्या कहती है रिपोर्ट? इसके अनुसार
बिहार की 7.5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा उपजाऊ जमीन खराब हो चुकी है। 7.5 लाख हेक्टेयर, ये सुनने में सिर्फ एक नंबर लगता है, लेकिन इसका अंदाजा कैसे लगाया जाए? ये कितना बड़ा इलाका है? ये किसी बड़े जिले के बराबर होगा। मतलब बिहार अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी उपजाऊ जमीन खो रहा है। ये हुआ कैसे? क्या ये प्राकृतिक है या हमारी अपनी गलतियों का नतीजा है? इसमें दोनों का हाथ है। सबसे बड़ा कारण प्राकृतिक है, बाढ़ और नदी का कटाव। अच्छा। जिन नदियों ने उत्तर बिहार को बनाया, वही अब उसे मिटा भी रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कोसी और सीमांचल क्षेत्र में ही लगभग 3.21 लाख हेक्टेयर भूमि इसी वजह से बर्बाद हो चुकी है। नदियां हर साल खेतों की ऊपरी परत को बहा ले जाती हैं। और हमारी गलतियां क्या हैं? हमारी सबसे बड़ी गलती है रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध इस्तेमाल। यूरिया, डीएपी। हाँ, ज्यादा पैदावार के लालच में हमने इतना केमिकल डाला कि मिट्टी की अपनी प्राकृतिक जान ही खत्म हो रही है। इसके अलावा 2.42 लाख हेक्टेयर भूमि पर वनस्पति का क्षरण हुआ है। पेड़ों की कटाई से मिट्टी का कटाव और तेज हो जाता है। रिपोर्ट में एक और बहुत खतरनाक शब्द का जिक्र है, लवणीकरण या सैलिनाइजेशन। ये क्या भला है? ये एक धीमी मौत की तरह है। जब हम जरूरत से ज्यादा सिंचाई करते हैं और पानी का निकास ठीक नहीं होता, तो पानी तो भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन जमीन के नीचे का नमक, हाँ? वो ऊपर मिट्टी की सतह पर जमा होता जाता है। रिपोर्ट बताती है कि लगभग 3.5 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि नमक युक्त हो गई है, खासकर भागलपुर, खगड़िया और पूर्णिया में। और इसका असर क्या होता है फसल पर? जब मिट्टी में नमक बढ़ जाता है तो फसल की जड़ें पानी और पोषक तत्व ठीक से सोख नहीं पाती। मतलब पौधा प्यासा रह जाता है भले ही खेत में पानी हो। बिल्कुल, धीरे धीरे पैदावार घटती है और जमीन बंजर हो जाती है। और इन सब के ऊपर शहरीकरण का दबाव तो है ही। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 28,000 हेक्टेयर खेत कंक्रीट के जंगल में बदल गए हैं। जी। तो कुल मिलाकर बाढ़, वनों की कटाई, केमिकल, नमक और शहरीकरण, ये 5 बड़े दुश्मन हैं बिहार की मिट्टी के। ये तस्वीर तो वाकई डरावनी है। डरावनी से ज्यादा ये एक चेतावनी है। जो जमीन सदियों से हमारा पेट भर रही है, अब वो खुद बीमार पड़ गई है। तो क्या इस संकट से उभरने का कोई रास्ता है? क्या कोई प्रयास हो रहे हैं इस बीमार जमीन का इलाज करने के लिए? हाँ, अच्छी बात यह है कि देर से ही सही प्रयास शुरू हुए हैं। सरकार एक बहुत महत्वपूर्ण योजना चला रही है जिसका नाम है मृदा स्वास्थ्य कार्ड, यानी सॉइल हेल्थ कार्ड योजना। ये कार्ड क्या करता है? ये जमीन का एक तरह का आईडी कार्ड है? आप इसे जमीन का ब्लड टेस्ट रिपोर्ट समझिए। अच्छा। जैसे हम अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो रिपोर्ट बताती है कि शरीर में किसकी कमी है, क्या ज्यादा है। वैसे ही इस योजना में खेत से मिट्टी का सैंपल लेकर लैब में उसकी जांच करते हैं और कार्ड किसान को बताता है कि उसकी मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे 12 पोषक तत्वों में से किसकी कमी है और किसकी अधिकता है। तो ये अंदाजे से खेती करने की जगह वैज्ञानिक तरीके अपनाने पर जोर देता है। बिल्कुल, इससे किसान को सीधा फायदा है। उसे पता चलता है कि उसे कौन सा उर्वरक डालना है और कितना डालना है। इससे तो खर्च भी बचता होगा। खर्च बचता है और सबसे जरूरी, मिट्टी की सेहत लंबे समय तक बनी रहती है। पिछले साल यानी 2025 के आंकड़ों के मुताबिक 3 लाख नमूनों की जांच का लक्ष्य था, जिसमें से लगभग 2.09 लाख किसानों को ये कार्ड दिए भी जा चुके हैं। और इसरो की रिपोर्ट जो समस्या बता रही है, क्या वो कोई समाधान भी सुझाती है? हाँ, इसरो सिर्फ समस्या बताकर नहीं रुका। इसरो और राज्य सरकार मिलकर अब सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाईटेक मैपिंग के जरिए ये पता लगाया जा रहा है कि किस इलाके की मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अच्छी है, कहाँ पानी की कमी है, कहाँ जमीन खराब हो रही है, ताकि फसलों की सटीक योजना बन सके। जी, ताकि कम लागत में ज्यादा और टिकाऊ पैदावार हो सके। और रासायनिक उर्वरकों के विकल्प के तौर पर समाधान का सबसे बड़ा हिस्सा है प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देना। गोबर की खाद, केंचुआ खाद, इन पारंपरिक तरीकों को फिर से अपनाना होगा। साथ ही जल प्रबंधन को बेहतर बनाना होगा ताकि बाढ़ और सूखे दोनों के असर को कम किया जा सके। तो आज हमने बिहार की मिट्टी की पूरी कहानी को समझा, उत्तर से दक्षिण तक उसकी अद्भुत विविधता, उसकी ताकत जिसपे चीनी से लेकर सीमेंट तक के उद्योग खड़े हुए, और अब उस पर मंडराता वो खतरा जो उसकी जान ले रहा है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि बिहार का भविष्य, उसकी आर्थिक समृद्धि, वो सीधे तौर पर उसकी मिट्टी के स्वास्थ्य से जुड़ी है। अगर मिट्टी बीमार हुई तो पूरा प्रदेश कमजोर हो जाएगा। ये लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं, ये पूरे राज्य की है। अंत में एक विचारणीय प्रश्न,
मृदा स्वास्थ्य कार्ड जमीन के लिए एक वैज्ञानिक पर्चे की तरह है, एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की तरह, लेकिन जैसा कि इंसानी स्वास्थ्य में होता है, पर्चा तभी काम करता है जब मरीज दवा लेता है और परहेज करता है। सही बात है। असली सवाल ये है कि बिहार जैसे राज्य में जहां खेती की पद्धतियां सदियों से पारंपरिक रही हैं, वहां इस वैज्ञानिक सलाह को जमीनी स्तर पर लाखों किसानों की आदत में कैसे बदला जा सकता है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जब हम बिहार का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? इतिहास, संस्कृति, है ना? लेकिन क्या हमें पता है कि इसी धरती पर बाघों की दहाड़ भी गूंजती है, डॉल्फिन भी खेलती हैं और गहरे जंगलों में गहरे रहस्य भी छिपे हैं? तो चलिए आज बिहार की इसी अनछुई प्राकृतिक विरासत की सैर पर चलते हैं और समझते हैं कि ये जंगल हमारे भविष्य के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, आखिर इन जंगलों और वन्य जीवों को हमारी धरती का सेफ्टी नेट या सुरक्षा कवच कहते क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि ये सिर्फ घूमने फिरने की खूबसूरत जगह नहीं है, ये वो पेचीदा इकोसिस्टम है जो पूरी पृथ्वी का बैलेंस बनाए रखते हैं। अगर इनकी एक भी कड़ी टूटती है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये संरक्षित क्षेत्र होते क्या हैं। फिर देखेंगे कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में फ़र्क क्या है। उसके बाद बिहार के 3 सबसे खास ठिकानों की सैर करेंगे, कुछ ज़रूरी फैक्ट्स को रटेंगे जो एग्जाम में काम आएंगे और आखिर में देखेंगे कि आगे की राह में क्या चुनौतियां हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है संरक्षित क्षेत्र। चलिए समझते हैं कि ये हैं क्या और क्यों ये किसी भी इकोसिस्टम को बचाने की पहली सीढ़ी होते हैं। अच्छा, अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जहां अक्सर कंफ्यूजन होता है, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। सुनने में तो ये दोनों शब्द एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन असल में इनके नियमों और मतलब में जमीन आसमान का फर्क है। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी से शुरू करते हैं। इसका मकसद एकदम सीधा और साफ होता है, किसी खास प्रजाति के जानवरों को बचाना, खासकर उन्हें जो खतरे में हैं। और हाँ, ये सरकारी जमीन पर भी हो सकते हैं और किसी की निजी प्रॉपर्टी पर भी। वहीं दूसरी तरफ है नेशनल पार्क, जिसका दायरा कहीं ज्यादा बड़ा है। ये हमेशा सिर्फ सरकार के होते हैं और इनका लक्ष्य सिर्फ जानवरों को बचाना नहीं, बल्कि पूरे के पूरे इकोसिस्टम को सहेजना होता है। यानी कि पेड़-पौधे, जानवर, जमीन और यहाँ तक कि उस जगह की कोई ऐतिहासिक इमारत भी। अब जरा इस टेबल को देखिए, सारे अंतर शीशे की तरह साफ हो जाएंगे। एक तरफ है वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, जो प्राइवेट भी हो सकता है, जहां नियम थोड़े नरम होते हैं और कुछ हद तक इंसानी गतिविधियां भी हो सकती हैं। दूसरी तरफ है नेशनल पार्क, जो सिर्फ सरकारी होता है और एक किले की तरह प्रोटेक्टेड होता है। यहाँ बिना इजाजत परिंदा भी पर नहीं मार सकता। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये छोटे छोटे फर्क बहुत जरूरी हैं। चलिए अब किताबी बातों से बाहर निकलते हैं और सीधा बिहार के जंगलों में चलते हैं। हम 3 ऐसे अनोखे ठिकानों को देखेंगे जो बिहार की असली प्राकृतिक दौलत की कहानी कहते हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है बिहार के इकलौते गौरव वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से। ये पश्चिम चंपारण जिले में है और इसकी सीमाएं नेपाल तक फैली हुई हैं, जो इसे और भी ज्यादा खास बना देती हैं। इसका एरिया है लगभग 898 वर्ग किलोमीटर। अंदाज़ा लगाइए, ये दिल्ली शहर के आधे से भी ज़्यादा बड़ा इलाका है, जो सिर्फ और सिर्फ बाघों और दूसरे जंगली जानवरों के लिए महफूज रखा गया है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यहाँ का राजा है रॉयल बंगाल टाइगर। और जो सबसे ज़रूरी बात याद रखनी है वो ये कि वाल्मीकि बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। लेकिन ये घर सिर्फ बाघों का ही नहीं है, यहाँ तेंदुए, भालू और सांबर हिरण भी आज़ादी से घूमते हैं। अब हम वाल्मीकि से चलते हैं कैमूर की तरफ। यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है। ऊंचे ऊंचे पठार, घने जंगल और पहाड़ों से गिरते झरने, ये है कैमूर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी की पहचान। 1342 वर्ग किलोमीटर, ये आंकड़ा याद रखिएगा, क्योंकि इसी के साथ कैमूर बन जाता है बिहार का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। और देखिए, जब इलाका इतना बड़ा होता है तो जानवरों को पनपने और अपनी आबादी बढ़ाने के लिए ज़्यादा जगह मिलती है, जो बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत अच्छा है। तो इसका विशाल आकार ही इसे एक तरह का बायोडाइवर्सिटी पावर हाउस बनाता है। यहाँ तेंदुए और स्लॉथ बेयर जैसे बड़े शिकारी हैं, तो वहीं नीलगाय और चिंकारा जैसे खूबसूरत जानवर भी रहते हैं।
और हाँ, यहाँ के झरने तो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। अच्छा, अब जमीन से उतरते हैं पानी में। हमारी तीसरी और शायद सबसे अनोखी मंजिल है भागलपुर में विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। ये कोई जंगल या पार्क नहीं है, ये गंगा नदी का 50 किलोमीटर लंबा एक हिस्सा है जो सुल्तानगंज से कहलगांव तक फैला हुआ है और डॉल्फिन्स के लिए एक सुरक्षित घर है। और इसकी अहमियत सिर्फ बिहार तक ही नहीं है, ये पूरे भारत का पहला ऐसा अभयारण्य है जो हमारे राष्ट्रीय जलीय जीव यानी गंगा की डॉल्फिन को बचाने के लिए बनाया गया था। ये इस खूबसूरत और लुप्तप्राय जीव के लिए एक उम्मीद की तरह है। तो हमने 3 अलग-अलग जगहों की कहानियां देखी। अब एक काम करते हैं, कुछ सबसे ज़रूरी आंकड़ों और तारीखों पर एक साथ नज़र डालते हैं। ये न सिर्फ जानने में मज़ेदार हैं, बल्कि एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। इस टेबल में देखिए कुछ दिलचस्प पैटर्न हैं। एरिया के हिसाब से कैमूर सबसे बड़ा है, ये तो साफ है। अब स्थापना के साल पर ध्यान दीजिए। 1976 में भीम बांध और गौतम बुद्ध दोनों एक साथ बने। ठीक 2 साल बाद 1978 में वाल्मीकि आया और फिर एक लंबे गैप के बाद 1990 में पानी के जीवों के लिए विक्रमशिला बनाया गया। ये तारीखें बिहार में संरक्षण के इतिहास की कहानी बताती हैं। ये टाइमलाइन उस कहानी को और भी साफ करती है। 70 का दशक बिहार में बड़े अभयारण्यों के नाम रहा। फिर 80 के दशक के आखिर में फोकस पक्षियों और पानी के जीवों की तरफ शिफ्ट हुआ, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है 1990 में बना विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी। ये दिखाता है कि वक्त के साथ संरक्षण की सोच कैसे बदली और विकसित हुई। तो हमने इतिहास तो देख लिया, पर भविष्य का क्या? बिहार में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की राह आगे कहाँ जा रही है? इस दिशा में एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर ये है कि बिहार सरकार अपने सबसे बड़े अभयारण्य कैमूर को राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व के तौर पर डेवलप करने की तैयारी कर रही है। अगर ऐसा होता है तो ये बाघों के संरक्षण के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। नमस्कार। बिहार एक ऐसा राज्य जो हर साल कुदरत के कहर से जूझता है, पर अब ना कहानी में एक नया मोड़ आ रहा है। वहाँ के लोग खुद आगे बढ़कर जमीनी स्तर पर इससे लड़ने की कमान संभाल रहे हैं। तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं। 76%, ये नंबर देखिए, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि उत्तरी बिहार में रहने वाले हर 4 में से 3 लोग हर साल बाढ़ के साए में जीते हैं। और ये आज की बात नहीं है, ये एक ऐसी चुनौती है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। हाँ, तो ये जो बाढ़ की भयानक तस्वीर है ना, ये तो बस शुरुआत है। बिहार को इसके अलावा भी कई और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है जो यहाँ की मुश्किलों को और भी बढ़ा देती हैं। देखिए, बिहार में बाढ़ का एक बहुत बड़ा कारण है इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन। ये नेपाल के ठीक नीचे बसा है और हिमालय से जो नदियां निकलती हैं, जैसे कोसी और गंडक, वो हर साल अपने साथ सिर्फ पानी नहीं बल्कि भारी तबाही लेकर आती हैं। अच्छा, बाढ़ को रोकने के लिए दशकों पहले तटबंध यानी कि एम्बैंकमेंट्स तो बनाए गए थे। सोचा था कि इससे बचाव होगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। पता है क्या हुआ? इन दीवारों ने नदियों को कह सकते हैं कि सिकोड़ दिया। अब जब नदी का रास्ता ही तंग हो गया तो उसकी तलहटी में गाद मतलब सिल्ट जमा होती चली गई और नतीजा, नदी का लेवल जमीन से भी ऊपर उड़ गया और बाढ़ का खतरा कम होने की जगह और भी ज्यादा बढ़ गया। बिहार की मुश्किलें सिर्फ पानी तक ही नहीं है, यहाँ जमीन के नीचे भी लगातार कुछ न कुछ चलता रहता है, जिससे पूरे राज्य पर भूकंप का एक बहुत बड़ा खतरा बना रहता है। और इसकी वजह भी बड़ी दिलचस्प है, मतलब भूवैज्ञानिक तौर पर बिहार ठीक उस जगह पर है जहां हिमालयन और इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं। और इतना ही नहीं, जमीन के नीचे 6 फोल्ट लाइंस भी हैं। यही वजह है कि ये भूकंप के लिए एक बेहद सेंसिटिव जोन बन जाता है। और ये खतरा पूरे राज्य में है, किसी एक कोने में नहीं। बिहार के सभी 38 जिले भूकंप के रिस्क वाले जोन में आते हैं। देखिए, 8 जिले तो सबसे खतरनाक जोन 5 में हैं, 24 जिले जोन 4 में और बाकी के 6 जोन 3 में। मतलब कोई भी जिला पूरी तरह से सेफ नहीं है। इतिहास देखें तो पता चलता है कि ये खतरा सिर्फ किताबों में नहीं है। 1934 में एक ऐसा विनाशकारी भूकंप आया था जिसमें 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। उसके बाद 1988 और 2011 में भी राज्य ने बड़े झटके झेले हैं। तो सवाल उठता है कि इन लगातार आने वाले खतरों से निपटा कैसे जाए? जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि लोगों के बीच ही है। बिहार अब अपनी कम्युनिटी को ही सबसे बड़ी ताकत बना रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। तो ये है आपदा मित्र प्रोग्राम।
और इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत ही सिंपल और असरदार है। आइडिया ये है कि स्थानीय नौजवानों को ही ट्रेन किया जाए, ताकि जब भी कोई मुसीबत आए, चाहे बाढ़ हो, भूकंप हो या आग लगे, तो सबसे पहले मदद के लिए यही लोग पहुंचे। ये एक तरह से कम्युनिटी और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच एक पुल का काम करते हैं। और आपदा मित्र बनने का एक पूरा सिस्टम है। पहले तो एनसीसी, एनएसएस और स्काउट्स एंड गाइड्स जैसे संगठनों से एक्टिव वॉलंटियर्स को चुना जाता है। फिर उन्हें फर्स्ट एड, लोगों को सुरक्षित निकालने और राहत के कामों की जबरदस्त ट्रेनिंग दी जाती है। और आखिर में उन्हें लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर तैनात किया जाता है। और सरकार इस प्रोग्राम को बहुत बड़े लेवल पर ले जा रही है। राज्य में जो 9,500 आपदा मित्र पहले से थे, उनके साथ अब 22,000 से ज्यादा नए वॉलंटियर्स जुड़े जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये संख्या लगभग 32,000 हो जाएगी। सोचिए, किसी भी आपदा से लड़ने के लिए ये कितनी बड़ी कम्युनिटी पावर होगी। लेकिन तैयारी सिर्फ बाढ़ और भूकंप की नहीं है। बिहार हर साल एक और बड़े दुश्मन का सामना करता है, और वो है भीषण गर्मी और लू। तो इससे कैसे बचा जाए, ये जानना भी बहुत जरूरी है। ये तस्वीर भले ही एक कार्टून लगे, पर इसके पीछे का जो मैसेज है वो बहुत सीरियस है। बिहार में हीट वेव यानी लू एक जानलेवा खतरा बन सकती है, इसलिए इससे बचने के तरीके सभी को पता होने चाहिए। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, शरीर में पानी की कमी बिल्कुल न होने दें। थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें। और हाँ, सिर्फ पानी ही नहीं, घर में बनी चीजें जैसे लस्सी, नींबू पानी, नारियल पानी और नमक चीनी का घोल भी पीते रहना चाहिए। गर्मी के मौसम में ना भारी खाना खाने से बचना चाहिए। तरबूज, खीरा, संतरे जैसे फल खाइए जिनमें पानी खूब होता है। और एक बहुत पुराना और कारगर देसी नुस्खा, खाने में कच्चा प्याज जरूर शामिल करें। ये शरीर को ठंडा रखने में बहुत मदद करता है। तो चलिए, अभी तक हमने जो भी बातें की उसके सबसे ज़रूरी पॉइंट्स को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये सेक्शन खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सारे मुख्य फैक्ट्स एक जगह पर हैं। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। बाढ़ से 76% आबादी प्रभावित, सभी के सभी 30-38 जिले सीज़मिक जोन में, 1934 के भूकंप में 10,000 से ज्यादा मौतें, और आपदा मित्र की संख्या अब बढ़कर लगभग 32,000 हो रही है, जिनका चुनाव एनसीसी और एनएसएस जैसे संगठनों से होता है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं भूलना है। और आखिर में एक बड़ा सवाल कि क्या हजारों ट्रेंड लोकल वॉलंटियर्स की ये जो सेना तैयार हो रही है, ये जो पीपल्स पावर है, क्या ये सच में बिहार में अगली आपदा के नतीजों को पूरी तरह से बदल सकती है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।